नमस्कार साथियों, इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर मैं निशा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, थोड़ी देर पहले ही एक प्रेस नोट रिलीज़ हुआ है। विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीनियर सेकेंडरी से लेवल का होने वाला है 2022 में, वो उसके बारे में बहुत डिटेल से एक विज्ञापन जारी किया गया है। तो आइए शुरू करती हैं। बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा, जिसे सीईटी कहा जा रहा है, नियम 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। अब जिन जिन सेवाओं को लिया गया है, यानी जिन जिन वैकेंसीज को लिया गया है, इसमें उनके नाम इस तरह से हैं। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, यानी कि जो वैकेंसी हम देखने वाले हैं वो वनपाल की है। फिर दूसरा है राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, यानी छात्रावास अधीक्षक। और फिर है राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, इसमें लिपिक ग्रेड सेकंड का है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, इसमें कनिष्ठ सहायक। फिर है राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, यानी इसमें लिपिक ग्रेड सेकंड की वैकेंसी के बारे में हम देखेंगे। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा जो निवारक शाखा है, उसमें जमादार ग्रेड सेकंड। और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं, जो पद हैं, उन सब के लिए जो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ले लिया जाने वाला है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके सामान्य दिशा निर्देशों के बारे में देखते हैं। समान पात्रता परीक्षा के समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल मात्र एक पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का सीईटी में उपस्थित होने से स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं होगा। अभ्यर्थियों की भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित सेवा या साक्षात्कार दोनों में से आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, उसे अर्हित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटियां भी पूर्ण करनी होंगी, जैसे फिजिकल टेस्ट वगैरह भी होते हैं। समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार ही की जाएगी। ठीक है, ये था। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होगी। देखिए, साल में एक बार इसको आयोजित किया जाएगा। इसका स्कोर का जो परिणाम है, परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी कि जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसकी जो टाइम पीरियड है, उसकी जो अवधि है, वो एक वर्ष के लिए मान्य होगी। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हैं की प्रकाशित किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या में कोई निर्बंधन नहीं होंगे, यानी कि आप मल्टीपल टाइम ये सीईटी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। यानी कि जैसे आप बार बार सीईटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके जिस भी टाइम पीरियड में जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, उसी को उसमें ऐड ऑन किया जाएगा। ठीक है, फिर सीईटी के लिए उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा, साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा। सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाएंगे प्राप्त करने में असफल रहता है, तो आपका वो उससे अलग माना जाएगा। न्यूनतम अंक अवधारित करने पर भर्ती यह एजेंसी विचार करेगी कि सीईटी में उल्लिखित पद पर विज्ञप्तियों की रिक्त कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन के पात्र होंगे, किंतु उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थियों को वही अंक अर्जित करते हैं तो भर्ती एजेंसी द्वारा निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किए जाने समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों के चयन के लिए संचालित लिखित या परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, इसका बहुत डिटेल एनालिसिस आपको देखने को मिलने वाला है। आगे देखते हैं। ठीक है,
सीईटी के लिए जो शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित है। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो क्रिया की जाने वाली है प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो लिए जाएंगे वो ई मित्र के द्वारा आपको भरे जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन और राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियम 2022 का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें, उसके बाद ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। देखिए ऑनलाइन पोर्टल जो दिया गया है वो RSMSSB rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अप्लाई लिंक को क्लिक करें और SSO पोर्टल पर लॉगिन करके सिटीजन ऐप जो है उसमें उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने पर अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी में कोई भी आप एक आईडी प्रूफ के विवरणों को बता सकते हो उसमें, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। फिर अभ्यर्थी द्वारा OTR मिलने पर जो जनरेट होगा, आप लोग को जो नंबर जनरेट दिया जाएगा, उसके बाद आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी शिक्षा या समकक्ष परीक्षा का विवरण, बाकी जो आपकी जो भी आईडी आप लगाने वाले हैं उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकेगा। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में या जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो इनको पहले ही वो सही करवा ले। ठीक है। एक आईडी उसमें SSO आईडी के माध्यम से अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन ना करके SSO आईडी के माध्यम से अगर आवेदन करते हैं तो आपको सेकेंडरी की अंक तालिका और पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं। और ये रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान परीक्षा से सुविधा का परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन पत्र क्रमांक जो है वो जनरेट करना होगा। कुछ ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें दी गई हैं। ठीक है। जैसे आपका फ़ोन नंबर है, जो ट्रांजैक्शन करते हैं उन सब की चीज़ों की जानकारी है। देखो ये हाईलाइट करके दिया गया है कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ यह हुआ है कि आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। यानी कोई ना कोई अगर उसमें गलती रह जाती है तो वो आपको एक आईडी का जो क्रमांक है वो जनरेट तुरंत ही मिल जाएगा, जनरेट कर दिया जाएगा। नहीं होता है तो कोई ना कोई फॉर्म में मिस्टेक है, ये आप इसमें ध्यान रखिए। बाकी कुछ उसकी हेल्पलाइन नंबर्स और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर, ईमेल आईडीज़ दी गई हैं, आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए जो भी आप उसमें सूचना गलत भरते हैं, अपूर्ण भरते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। आवेदन को रद्द भी किया जा सकता है और परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। या गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार पर पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो पत्राचार अगर आप करना चाहते हैं वो www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर ही इनके माध्यम से आप कर सकते हैं। वेबसाइट को लगातार अपडेट करते रहें। अब बात कर लेते हैं आवेदन और परीक्षा शुल्क के बारे में। तो ई मित्र के थ्रू ही जब ये फॉर्म भरा जाएगा, CSC जो सुविधा केंद्र जो बनाए गए हैं उसमें ऑनलाइन आवेदन की जो राशियाँ हैं वो ऐसे हैं कि सामान्य और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो है उनके लिए 450 है। नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा, अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन के लिए 350 है। समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक 250 रुपये हैं। और कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पृष्ठ 8(3) कार्मिक, ये इसके अकॉर्डिंग सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये दे है। ठीक है। इसके लिए आप ये नीचे पॉइंट नंबर 3 भी देख सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा के संबंध में विशेष निर्देशों में यही दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी या आरक्षित श्रेणी यथा सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, 12 जिले की शहरी या आदिम जाति का निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। ठीक है। इसी तरह से महिला, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का भी
ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। फिर है भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी जो रिलैक्सेशन है वो इसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। देखिए जो भी वैकेंसी हमारी आने वाली है उसमें जो दिया, देखिए वन विभाग के थ्रू जो वैकेंसी निकलनी है वनपाल की, उसमें आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष है और उसमें जो शैक्षणिक योग्यता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 या सरकार द्वारा उसके समतुल्य परीक्षा समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरी है अल्पसंख्यक मामलात विभाग यानी कि जो छात्रावास अधीक्षक की जो पोस्ट है वो उसके लिए भी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉएक सोसाइटी का द्वारा ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट। इसी तरह से राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु न्यूनतम दी गई है। उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल या स्टेट काउंसिल के आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या DPCS कोर्स का सर्टिफिकेट होगा। NIELIT नई दिल्ली द्वारा आयोजित कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा डिग्री, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या इसके साथ ही राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT का प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा देखिए शासन सचिवालय की अगर कोई वैकेंसी आती है लिपिक ग्रेड की तो उसमें भी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और राजस्थान के अधीनस्थ विभाग कार्यालय जिसमें कनिष्ठ सहायक है उसके लिए भी 18 से 40 है। आबकारी विभाग जिसमें जमादार ग्रेड सेकंड है उसमें 18 से 40 वर्ष का ही मान्य है। ठीक है, अब इसमें जो दिया गया है आबकारी विभाग में यह है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 में यथा विनिर्दिष्ट कंप्यूटर अहर्ता। भूतपूर्व सेना कार्मिक के मामले में रक्षा सेवाओं में नॉन कमीशन्ड अधिकारी के रैंक का भूतपूर्व सेना कार्मिक। और इसी तरह से कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी है उसमें 18 से 24 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा है। इसमें मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा की समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, अब है आयु के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से आयु में विशेष श्रेणियों में जो छूट दी जाती है उसके बारे में बताया गया है। ये सब आयु सीमा में छूट है। उसके बाद है आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि के बारे में। परीक्षा शुल्क राजस्थान राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC नेट बैंकिंग ATM कम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 12 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 को रात्रि 11:59 बजे तक जमा कराया जा सकता है। ये उसका टाइम पीरियड दे दिया गया है लगभग 1 महीने का। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2022 से 11/11/2022 को रात्रि 23:59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके बाद लिंक जो है उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि उसका टाइम का इंतज़ार किए बिना समय के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा का आयोजन CET की परीक्षा बोर्ड द्वारा 18 फरवरी 2023, 19 फरवरी 2023 और 25 फरवरी 2023 व 26 फरवरी 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। इसके संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक समय स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यह यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब प्रवेश पत्र के बारे में देखिए। प्रवेश पत्रों के बारे में जो है आवेदन पत्र क्रमांक जो आपको जनरेट कर दिए गए हैं उनकी स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए CSC पर फीस जमा कराने पर जो आपको टोकन नंबर दिया जाएगा उसका ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप OTR के थ्रू करते हैं तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। CSC के थ्रू करवाते हैं तो जो टोकन नंबर मिलता है उसका ध्यान रखें।
और अपनी ईमेल आईडी के ऊपर या मोबाइल नंबर के ऊपर भी आप ध्यान रखें, आपको उसका जो है मेल किया जा सकता है, मोबाइल के थ्रू उसकी सुविधा दी जा सकती है, भेजी जा सकती है। अब है नियुक्ति की अयोग्यताएं, इसके बारे में हम एक बार नहीं देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश, फ़ोटो अपलोड करने के बारे में दिया गया है कि उसका साइज़ इतना होना चाहिए, इतना पिक्सल होना चाहिए, उसका साइज़ भी बताया गया है, ठीक है, कैपेसिटी जो है वो पिक्चर की वो। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए भी बताया गया है। श्रुत लेखन की सुविधा जो दिव्यांगजन है, नेत्रहीन, उनके लिए है। फिर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि ऑनलाइन आवेदन है, इसमें कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के पश्चात आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन में जो OTR हमने किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में, उसमें अपने नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है और उसके लिए कुछ फिक्स चार्ज जैसे 300 के अकॉर्डिंग है वो लिया जाएगा, ठीक है। फिर कुछ नियम दिखाए गए हैं कि अगर आप आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करते हो या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हो तो उसके बारे में कुछ रूल्स दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि CET का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्कीम क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। तो देखिए ये डिटेल एनालिसिस दिया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्या क्या उसमें होने वाला है। विषयों का विवरण देख लेते हैं। पहले राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। तो ये जो है टोटल 150 क्वेश्चन जो है वो इसमें आने वाले हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 3 घंटे आपको मिलेंगे, 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक हर प्रश्न 2 नंबर का है। अब आगे देखिए, सभी प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एवर कि ये जो CET एग्ज़ाम है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के ही होंगे। अब आगे देखते हैं पाठ्यक्रम विवरण। राजस्थान का इतिहास, इसके बारे में देखते हैं। कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताया गया है जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट की सभ्यताएं हैं। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं। प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक, राजस्व व्यवस्थाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक आयाम हैं। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, देवियां, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वेशभूषा और आभूषण, इनके बारे में बताया गया है। फिर है भारत और राजस्थान का भूगोल, इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा सिलेबस में देखते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभयारण्य। फिर है राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जिसमें राजस्थान की जलवायु, यहाँ की दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा। फिर है वन्य जीव, अभयारण्य, संरक्षण और जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन आदि के बारे में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने हैं। फिर है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना यानी उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें राजस्थान में कृषि, आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा,
विकास संस्थाएं जिसमें लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। राजस्थान का औद्योगिक विकास प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग। राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जल विद्युत तापीय अनुपवन और सौर ऊर्जा। फिर है ये थे राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक। अब है दैनिक विज्ञान जो एवरीडे साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस और कैटलिस्ट्स के बारे में, उत्प्रेरकों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ अमहत्वपूर्ण यौगिक, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज्ड इन डेली लाइफ, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। फिर है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रेऑन्स, इनके बारे में। और इसी तरह से CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पॉलीमर्स। फिर है सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। फिर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, dispersion of light, types of lenses, defects of vision and their corrections, space। फिर आगे देखिए अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी यानी स्पेस एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे जाने हैं क्वेश्चन। फिर कुछ क्वेश्चन इसमें जो दैनिक साइंस में है, जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, Mendel's law of inheritance, structure of chromosomes, nucleic acids, central dogma of protein synthesis, sex determination in human। फिर है environmental studies, structure of ecosystems, biotic factors of ecosystem, energy flow in ecosystem, biochemical cycles। फिर है biotechnology, journal transformation, biopatent, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज़, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। फिर है ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, RH फैक्टर। फिर है पैथोजेंस एंड ह्यूमन हेल्थ, पैथोजेंस एंड ह्यूमन हेल्थ। फिर है माल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन डिजीज कॉजेज एंड क्योर्स। इसके बाद है तार्किक विवेचन एंड मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। वैदिक गणित से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल 6 अंक की संख्याओं तक का पूछा जाएगा। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगुणक। फिर है अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, हानि, लाभ, हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा। एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्र, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। ये कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स जो हैं वो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड दिए जाएंगे। इसके बाद है लैंग्वेज नॉलेज, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश। संधि और संधि विच्छेद है इसमें सबसे पहले टॉपिक, सामान्य हिंदी में संधि और संधि विच्छेद है। उसके बाद है सामसिक पदों की रचना, समास, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, युगम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य अशुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यगत अशुद्धि का कारण, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द और कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। फिर लैंग्वेज इंग्लिश में जो जनरल टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो क्या है, देखिए सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस दिया गया है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो बेसिक से बढ़कर हो जाती हैं, राजस्थान का सिलेबस काफ़ी वाइड हो जाता है। फिर इंग्लिश की बात करें तो टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल यानी ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा,
ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स यानी इसका हिंदी वर्जन, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स। लेटर्स कौन कौन से पूछे गए हैं इसमें, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोटिस के बारे में पूछा गया है। फिर है कंप्यूटर का ज्ञान, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट। फिर है समसामयिक घटनाएं यानी इसमें जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो है राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल और खेलकूद संबंधी गतिविधियां। ये सब सिलेबस जो है इसका दिया गया है CET के बारे में। और अब ये है बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो दिया गया है एक पोर्टल, www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से समस्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गनिर्देशन, सूचना, स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर रिसेप्शन पर आप व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष पर फ़ोन पर आप संपर्क कर सकते हैं। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, जो एड्रेस है दुर्गापुरा जयपुर में, वहाँ पर दिया जा सकता है। और ये एक नोटिस जो है विस्तृत विज्ञापन जारी किया है मिस्टर हरिप्रसाद शर्मा ने, जो इनके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस काफ़ी अच्छा है। एग्ज़ाम डेट भी क्लियर बता दी गई है कि कब कब ये एग्ज़ाम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। तो इस तरह से CET के लिए बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन हु इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन। और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, जितनी भी कोशिश आप करते हैं उसमें अपनी पूरी कोशिश करिए एग्ज़ाम को क्लियर करने में। और चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, और जो लोग पुराने हैं वो अपनी सारी जो फीडबैक है, आप नए पुराने जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।